हाय, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। दिस इज मी और मैम, क्या हाल है आप सभी के? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हेलो चिरंजीव, हेलो नूजा हट, वेलकम 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 हियर। सो दिस इज मी और काजल चौधरी मैम, क्या हाल है आप सभी के? गुड आफ्टरनून खुशबू, वेरी गुड आफ्टरनून। हाय पिंकी, हेलो रजिया। सभी के सभी बच्चे आ जाएं, जुड़ जाएं। आज दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स के मैं पढ़ाने वाली हूँ। एक सेकेंड। हेलो हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सो थोड़ा सा आज फ्रिक्शन पढ़ेंगे। वैसे तो मैंने आपको जब न्यूटन के लॉ पढ़ाए थे वहां पर थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया फ्रिक्शन के बारे में दे दिया था, लेकिन फिर से आज हम एक बार फ्रिक्शन पढ़ेंगे थोड़ा सा डिटेल में। सभी के सभी जुड़ जाइए। पहले अभी तो 1 बजे हैं, 2-3 मिनट वेट करते हैं, फिर आप लोगों से बात करते हैं। देखो आपकी आपकी तबीयत कैसी है? आप सब बढ़िया और मस्त एकदम? कहाँ हूँ भाई? क्लास में हूँ। क्लास में ही हूँ अभी तो मैं। हाय, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। जल्दी जल्दी जुड़ जाओ यार, इतना लेट क्यों? मैं तो ठीक हूँ, पहले से ठीक हूँ, काफी ठीक हूँ, मच बेटर। हाँ, राजधानी एक्सप्रेस की तरह रफ्तार है मेरी भाई, ऐसी होनी चाहिए। बीपीएससी देखकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं लोगों के। फाइन, आई एम गुड। थैंक यू सो मच, आई एम ऑलवेज बी स्माइलिंग। हेलो, हाय, हेलो, हाय, वेलकम वेलकम वेलकम। रजिया प्लीज अपना ध्यान रखिए भाई, आजकल बारिश का मौसम हो रहा है तो फीवर होना तो लाजमी है। ठीक है जी, सभी को हेलो हाय फ्रॉम माय साइड। सभी के सभी आ जाइए, प्लीज बताइए। जो सारे टीचर्स, प्लीज बताइए, जो भी पढ़ाते हैं सारे टीचर्स, सब क्वेश्चन से मैच करते हैं प्रीवियस से अच्छे से आंसर नहीं दे पा रहे, कंफ्यूज्ड है मैम। दोस्तों, ये लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से हो सकता है कि अगर आपको सब कुछ समझ भी आ रहा है लेकिन फिर भी आप क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब आप प्रैक्टिस कम कर रहे हो। पीवाईक्यू पे जब तक मत जाइए जब तक कम से कम 500-600 क्वेश्चन करना लो एक सब्जेक्ट के, उसके बाद ही पीवाईक्यू सॉल्व होंगे, उससे पहले नहीं होंगे। तो देखिए, कमिंग टू द टॉपिक जिसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं, तो देखिए फ्रिक्शन का क्या मतलब होता है मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, बल की दिशा इधर है, तो बल की तरफ भी एक बंदा होता है जिसको हम फ्रिक्शन कहते हैं, घर्षण कहते हैं। आप लोग हमेशा ध्यान रखना, न्यूटन के तीसरी नियम पर, तीसरी शर्त पर आधारित होता है कि अगर फोर्स सामने वाली डायरेक्शन में लगेगा तो फ्रिक्शन आपको पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो ये दो चीजें होती हैं, एक तो आपको आगे की तरफ खींचेंगी और एक आपको पीछे की तरफ खींचेंगी। तो जो पीछे की तरफ खींचता है फोर्स से, दूसरी डायरेक्शन में जो आपको खींचने की कोशिश करता है, वो आपका फ्रिक्शन कहलाता है, घर्षण कहलाता है। और ये तभी होता है जब हम यहां पर क्या करते हैं, जब हम यहां पर एक दूसरे के संपर्क में दो वस्तुओं को लाते हैं। जैसे मैं धरती के संपर्क में हूं, तो मैं अगर आगे की तरफ चल रही हूं तो मैं पीछे की तरफ भी गिर सकती हूँ, क्योंकि कोई बल मुझे पीछे की तरफ खींचेगा। तो डिपेंड करता है कि फोर्स ज्यादा लग रहा है कि आप लोगों का फ्रिक्शन यानी घर्षण ज्यादा लग रहा है। तो अगर फ्रिक्शन की बात आपसे की जाए तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना, जब दो वस्तुएं संपर्क आती हैं तो एक दिशा में बल लग रहा होता है, एक दिशा में बल होता है तथा उसके विपरीत उसके विपरीत उसके विपरीत दिशा में घर्षण लगता है। ये बात आप ध्यान रखना। मैं इंग्लिश में लिख रही हूं, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स कम इन कांटेक्ट आर in contact of each other, then one direction
course and other is having ठीक है जी. हाय, गुड आफ्टरनून. घर्षण. यार मैंने घर्षण की स्पेलिंग आज फिर गलत लिखी है क्या? अब ठीक है. गुड आफ्टरनून. आज फिर से गलत कर दी क्या मैंने स्पेलिंग? भाई हम तो बड़े परेशान हैं खुद से. प्रशांत जी, 1 महीने का स्केड्यूल हम बता देते हैं ऑलरेडी. ये 1 महीने के सारे टॉपिक्स मुझे पहले देने पड़ते हैं. मैं हटा नहीं सकती टॉपिक्स को बीच पे. ठीक है, क्योंकि 1 महीने का स्केड्यूल हमें बच्चों को देना होता है. अब सही लिखा है ना मैंने? अरे मेरे को पता है, मैं तो एकदम मस्त लिखती हूँ. ठीक है जी. अब आपसे यहाँ पर 2 चीज पूछी जाती है कि फ्रिक्शन यानी घर्षण किन 2 चीजों पर निर्भर करता है. आपसे पूछ ली जाती है कि फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन, यानी आपका घर्षण निर्भर करता है. सबसे पहले आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा रफ सरफेस पे. अगर आप मुझे कहो कि मैम आप टिकटॉक हील्स पहनकर हमें चिकने सरफेस पे चलकर दिखा दो, तो तुम्हारी मैम शायद 2 कदम के बाद फिसल कर नीचे गिर जाएंगी, क्योंकि तुम्हारी मैम का पैर टूट चुका है एक बार हील्स पहनकर चलने पे. पर आप मुझे कहोगे मैम आप सड़क पर भाग के दिखाओ, तो सड़क पर भागकर मैं आपको दिखा सकती हूँ. तो ये बात ध्यान. गति बढ़ाने से घर्षण बढ़ता है. फ्रिक्शन increases with increase in speed or motion or speed. ठीक है, ये निर्भर करता है स्मूथनेस और रफनेस पर भी. स्मूथनेस और रफनेस, चिकनापन या खुरदरापन. ठीक है, चिकनी जगहों पर फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा तभी आप गिर जाते हो. चिकना और खुरदरापन. अरुणी, आई एम नॉट इग्नोरिंग यू डार्लिंग. हाँ प्रशांत, अभी लिखवाऊंगी मेरे भाई, मेरे को सब्र फरमाने दे यार. आई एम नॉट इग्नोरिंग यू यार, मैं प्रोवाइड करवा दूंगी आपको नोट्स, डोंट वरी. मैंने बोला डार्लिंग. ठीक है जी. गति बढ़ाने से घर्षण बढ़ता है, रफनेस बढ़ाने से फ्रिक्शन बढ़ता है. यहाँ पर कम होता है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, इससे आप लोगों का फ्रिक्शन बढ़ता है. एग्जाम्पल देकर समझा दें? बताया तो आप मुझे सड़क पे भागने के लिए कहो. अरुणी टेलीग्राम ग्रुप है बायोलॉजी बाय काजल, वहां पर मिल जाएंगे आपको. आज मैं सारे के सारे अपलोड कर दूंगी, क्योंकि कल मेरी तबीयत बहुत खराब थी, मेरा दिमाग एकदम खराब था, मैं समझ नहीं पा रही थी मुझे क्या करना है. चलिए बढ़ती हूं मैं आगे की तरफ. आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, घनत्व तथा
वजन बढ़ाने से घर्षण बढ़ता है। ठीक बा, लिख लिया आप सभी ने घर्षण की तारीफें? बढ़िया है। चौथी सबसे बड़ी बात है, जो आपके पहिए होते हैं, पहिए घर्षण को कम कर देते हैं, तभी तो आपकी मोटरसाइकिल या स्कूटी या गाड़ी आगे चल सकती है, वरना तो घर्षण अगर ज्यादा होता है तो आपकी गाड़ी चल ही नहीं पाती। व्हील्स रिड्यूसेस द फ्रिक्शन फोर्स। तो आपका सवाल इनमें से ही आएगा। भाई अच्छे से कैसे लिखूं रजिया, आप मुझे बता दो, आप मुझे लिखकर भेज दो, मेरी हिंदी यार थोड़ी कमजोर है। घर्षण तो मैंने मेरे ख्याल से सही लिखा यार, मैंने गलत तो है ही नहीं है। हाँ, ग्रीज अप्लाई करना पड़ता है। वेरी गुड प्रशांत, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे पढ़े हुए हो पहले भी सीटेट के बैच में पिछले साल। अच्छा अच्छा यार, तो बता दिया करो ना। कर दिया, ठीक कर दिया, कर दिया, कर दिया। इससे सवाल ऐसे ही पूछेगा कि घर्षण किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, तो 3 चीजें दे देगा आपको, आपको बताना पड़ेगा, है ना। देखो प्रशांत मेरा पुराना स्टूडेंट है, देख रहे हो प्रशांत को, तुम सारे आंसर्स दे रहा है ये। चलो मैं बढ़ूं आगे की तरफ। अब आपका यहाँ पर जो सबसे पहले सवाल पूछने के लिए आता है, आप मेरा वाईटी पे वेट क्यों कर रहे थे जब पेड क्लास में क्लास होती है, तो गजब हालत है। अब मैंने आपको बताया था स्टैटिक स्लाइडिंग रोलिंग, स्टैटिक स्लाइडिंग रोलिंग, इसको हम लोटिक बोलते हैं। भूल ही गई मैं, क्यों भूल गए, जल्दी से बताओ। स्टैटिक को स्थिर बोलते हैं ना मेरे ख्याल से, स्टैटिक को हम क्या बोलेंगे, स्टैटिक 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 क्या बोलकर चलते हैं यार, एक बार बता दो जरा। मैं एकदम बढ़िया। इसको स्लाइडिंग सरपी, और इसको बोलते हैं स्थैतिक। सही लिखा है ना मैंने, स्थैतिक। तो ये आप लोगों की रुकी हुई चीजों में होता है, किस में होता है, आप लोगों की रुकी हुई वस्तुओं में, यानी ऑब्जेक्ट एट स्टैटिक पोजीशन। स्लाइडिंग का मतलब होता है खींचना किसी चीज को, स्लाइडिंग का मतलब क्या होता है, खींचना। रोल का मतलब होता है, देखिए ये आपकी कोई चीज है, आप किसी चीज को रुड़का रहे हो, धकेल रहे हो, आपने स्लाइड करा है, स्लाइडिंग। यूट्यूब पर 5 बजे क्लास होती है, 5 o'clock। मैं इनकी शक्लें दिखा देती हूँ एक बार आपको। देखो, किसी चीज को खींचना स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, और किसी चीज को गोला बनाकर फेंक देना रोलिंग फ्रिक्शन है। पहाड़ से जब पत्थर गिरता है तो रोलिंग फ्रिक्शन है, और मैं कुर्सी को खींचूंगी अपनी तरफ तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। समझ गए ना आप लोग किस किस को बोलते हैं, ठीक है जी। चलिए ओके,
तो यहां से यहां तक इतना फ्रिक्शन का पार्ट काफी है। ये तो आप लोगों का 100% कितनी बार पूछा गया मैं बता नहीं सकती, तो आप ये चीजें तो ध्यान में रखेंगे। इसके बाद इसी चैप्टर का जो दूसरा हिस्सा है जिसे हम ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं, वो दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब वो कैसे है मैं आपको जरा बताती हूँ। अच्छा ये बताओ, आप सभी ने कल क्लास में रेटिंग करी थी कि नहीं करी थी? तुम अगर खराब रेटिंग करोगे तो मेरे को भगा दिया जाएगा यहां से, मैं बता रही हूँ तुम लोगों को, फिर पढ़ते रहना जिससे मर्जी। स्टैटिक का मतलब होता है जो एक जगह पर रुके हुए होते हैं। मैं अभी यहाँ पर खड़ी हुई हूं तो मेरे अंदर क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। ठीक है, मैं चलना स्टार्ट कर दूंगी, कोई मुझे धकेलेगा आराम से तो मेरे अंदर स्लाइडिंग हो जाएगा, और कोई मुझे पहाड़ से नीचे धक्का दे देगा तो मैं पत्थर की तरह नीचे गिर जाऊंगी एकदम आकर, तो वो रोलिंग फ्रिक्शन होगा। आप सभी को रेटिंग करनी है क्लास में। सबसे कम रेटिंग आई है मेरी, शर्म की बात है मेरे लिए। सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करूंगी किस चीज के बारे में, ग्रेविटेशन के बारे में। किस चीज के बारे में, गुरुत्वाकर्षण के बारे में, ग्रेविटेशन के बारे में। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना, धरती की जो भी, ठीक है, धरती में दो जो भी चीजें रहती हैं, मेरी बात सुनो, वो आपस में एक दूसरे की तरफ खींचती हैं। जैसे मैं धरती पर खड़ी हूं तो मुझे धरती अपनी तरफ खींच रही है, तभी तो मैं धरती पे खड़ी हूं, वरना मैं तो आराम से ऐसे उड़ रही होती आसमान में, मजा ही आ जाता है ना, उड़ उड़कर कहीं पर भी चले जाती मैं। तो ये चीज आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ये बात ध्यान ध्यान ध्यान, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण का मतलब होता है धरती में जितनी भी दो चीजें हैं वो एक दूसरे की तरफ खिंची चली आती है ना। जैसे आपके लिए मैं पटना तक खिंची चली आई तो वो ग्रेविटेशन था, आप मेरे लिए अपने घर से खिंचे चले आए, ठीक है। तो धरती पर अगर कोई भी दो चीजें हैं, कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, तो उनके बीच एक आकर्षण बल लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसको हम ग्रेविटेशन कहते हैं। पापा की परी, एग्जैक्टली मेरा नाम रख दिया आयुष सर ने यार, पापा की परी। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं किस चीज के बारे में, किसी भी दो वस्तु के भीतर आकर्षण बल होता है, ठीक है। क्या होता है आप लोगों का आकर्षण, भाई साइंस बाय काजल मैम नहीं है अरुणी, बायोलॉजी बाय काजल मैम है। हाँ तो मैं व्हाट्सएप नंबर और दे दूं, कम परेशान कर रखा है तुमने मुझे। किसी भी दो वस्तु के भीतर आकर्षण बल लगता है जिससे वस्तुएं एक दूसरे की ओर खिंचती हैं और उसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ये बात ध्यान रखना आप लोग, स्पेस नहीं देना है, साथ साथ लिखना है। They apply a which is called gravitation, ठीक है। अरुणिट्स BIOLOGYBYKAJAL, साथ साथ लिख लो। हिंदी और इंग्लिश वाले जल्दी से लिखो चलो जी, सारी चीजों में ग्रेविटी होती है। सभी ने लिख लिया?
अरे भाई दूसरी मैम का इसलिए आता है क्योंकि आप गलत लिखते हो। नूरजहां ने बिल्कुल सही लिखा है, जरा एक बार देख लो नूरजहां का कमेंट। सिकंदर, अगर ग्रेविटेशन फोर्स ना होता तो मैं हवा में उड़ रही होती। ओम प्रकाश, स्पेस नहीं देना है, एक साथ लिखना है। अभी तो क्लास शुरू हुई है भाई, कह रहा अभी कितनी क्लास और बाकी है। राशिद जी पढ़ते चले जाइए, पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता आपको। रूबी मैं अभी जाके जस्ट पीडीएफ अटैच करती हूँ यार, मैं कल बहुत बीमार थी, मेरा बिल्कुल मूड खराब था। चलिए अब आपसे बात करते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। अब आपसे बात की जाती है किस चीज के बारे में, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। तो ये दो ऑब्जेक्ट्स है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स है, है ना, इसको भी स्क्वायर बना देते हैं यार। इनके बीच एक डिस्टेंस है जिसे हम आर कहते हैं, यह हमारी दूरी है। डिस्टेंस है, ये आपका पहला ऑब्जेक्ट है, इसको हम, इसका मास है m1, m1 दिखाई पड़ रहा है। ये आपका पहला ऑब्जेक्ट है, इसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट ए, जिसका मास है आप लोगों का m1, हिंदी में बोले तो द्रव्यमान। कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, उनके बीच गुरुत्वाकर्षण लगता है, लेकिन शर्त होती है कि दोनों ऑब्जेक्ट्स के पास कोई ना कोई क्या होना चाहिए, द्रव्यमान, और कोई ना कोई दूरी होनी चाहिए, है ना। ये दूरी सही जाए ना, लेकिन दूरी होनी चाहिए, थोड़ी सी भी दूरी हो लेकिन दूरी हो। दिस इज m2। ठीक है जी, अलग अलग होगा भाई, मेरा बांस अलग है, तुम्हारा अलग है। अमित जी द्रव्यमान अलग अलग होता है, क्या आप लिख लिए? क्या आपने ये डायग्राम बना लिया? इसके बाद मैं आपको कुछ लिखवाना चाह रही हूं। हैव यू डन विद द डायग्राम और नॉट? अजी बता दिया करो जल्दी जल्दी से। तो हम ये मानते हैं कि हमारे, जैसे एग्जाम्पल ले लो, ये धरती है और ये काजल मैम है, ये काजल मैम है तो ये धरती है। तो क्या होता है, हमारे बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? वो, हाँ, सेब का उदाहरण इसी में आता है, जो न्यूटन के सर पे सेब ना गिरा होता तो ये सब हम पढ़ नहीं रहे होते आज। आप लोग हमेशा और हमेशा ध्यान रखिएगा, जो आपका फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m1 m2 के, पहली बात। और दूसरी बात, जो आपका फोर्स है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 ऑफ r स्क्वायर। समझ गए मैं किसकी बात कर रही हूं? जो हमारा फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मासेस के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। रेडियस नहीं है सिकंदर, अभी मैंने डिस्टेंस लिखवाया है, यूनिट होती है आपकी। सिकंदर तुम तो डांट खाओगे खैर मेरे से, आर का मतलब था दूरी। जब हम इन दोनों को आपस में मिलाते हैं तो F इज इक्वल्स टू m1 m2 अपॉन r2। तो आप जब कभी भी इस साइन को रिमूव करते हैं, ये आपका प्रोपोर्शनिटी का साइन होता है, जब इस प्रोपोर्शन के साइन को आप फेंक देते हो उठाकर, तो हमारे पास एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आता है जिसे हम g बोलते हैं, g m1 m2 r स्क्वायर।
तो आपका जो फाइनल फॉर्मूला बनता है यहां से वो ये बनता है Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। जी होता है आप लोगों का यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। डिस्टेंस को डी भी लिखते हैं, आर भी लिखते हैं। मैं कितनी बार बताऊं इस बात को? इसकी जो वैल्यू होती है वो मैं आपको लिखवा देती हूँ। ग्रेविटेशन की वैल्यू कभी नहीं बदलती। 6.67 इंटू 10⁻⁻11 kg अपॉन मीटर स्क्वायर। ये कभी नहीं बदलेगी, कभी नहीं बदलती। हे हेलो, लिख लिया आप सभी ने? अभिजीत आप अपने काम से काम रखो। पहली बात तो ये है, तुमने मुझे कब देख लिया चैट करते हुए? दिमाग में कुछ कमी है क्या तुम्हारे? तुम ही कहते हो मैम साइड हट जाओ, साइड हट जाओ। इतनी बड़ी स्क्रीन पे कमेंट चल रहे, तुमने मुझे कब देख लिया चैटिंग करते हुए? कुछ भी बोलना होता है तुम्हें क्लास में? क्लियर है? निभा कुमारी कुछ नहीं समझना है, बस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन समझना है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m1 m2 के। फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। ग्रेविटेशनल की वैल्यू 6.67 है मेरे भाई, ये 1 नहीं है 7 है। ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, कभी भी नहीं बदलता। अरे कुछ बच्चों पे मुझे वैसे भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बोलने दो। अब आपसे बोल दिया जाता है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण नियम। ठीक, अभी शशि जी मैं लिखवा रही हूं आपको, सब समझ आ जाएगा, डोंट वरी। अभी लिखवा रही हूं मैं आपको। सो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट force of gravitation is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अभी समझाऊंगी, पहले मैं लिखवा देती हूँ। ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इज इट फाइन? अब मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे मेरे पास ये दो रिमोट है, अभी रुक जाओ। अब या तो समझ लो या हिंदी में लिखवा लो, आपकी चॉइस है भाई। समझा दूं पहले फिर लिख दो हिंदी में? समझाऊं या हिंदी में लिखूं पहले? जल्दी बताओ। देखो इधर, ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं। ये क्या है? आपके दो ऑब्जेक्ट्स है। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। तो ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये आपस में एक दूसरे के प्रति आकर्षण दिखाएंगे, तभी तो ये एक साथ रखे मेरे हाथ पे। बराबर आकर्षण इस पर भी लग रहा है, बराबर आकर्षण इस पर भी लग रहा है। तो ये नियम कहने की कोशिश करता है जो फोर्स होता है, जो बल होता है, इसके और इसके मास के बराबर होता है, और इनके बीच की जो दूरी होती है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी परानुकंपी होता है। समझ रहे हो ना मेरी बात? मैं धरती पर खड़ी हूं क्योंकि धरती मुझे अपनी तरफ खींच रही है। मैं अगर
धरती की तरफ खींच रही हूं तो मेरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो ये जो फोर्स है ये मेरे शरीर की वजन के हिसाब से लग रहा है, समझ रहे हो? इसी वजह से हम सबका वजन अलग अलग आता है। मेरा कभी 40 किलो, कभी 50, आजकल तो मैं 60-65 पे चल रही हूँ। तो हमेशा हमेशा जो मेरी बॉडी का वजन है उस हिसाब से मेरे पर गुरुत्वाकर्षण लगता है। तो वही कहने की कोशिश कर रहा है ये कि भैया अगर दो बंदे आपस में एक साथ खड़े हैं, आप भी खड़े हो जाओ, मैं भी खड़ी हो जाती हूँ, तो ऐसा नहीं है कि आप पे ग्रेविटेशनल ज्यादा फोर्स लगाएगा या मुझ पे कम लगाएगा। हमारे में जितना वजन है उस हिसाब से, वजन के हिसाब से फोर्स लगता है। ठीक है जी? हाँ, दो ग्रहों के बीच में भी लगता है मिस्टर अशोक जी, बहुत अच्छी बात है जी। अरे 45 केजी तो मैं हुई नहीं। देखिए, दो ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए मिनिमम, दो ऑब्जेक्ट्स तो होने चाहिए। हाँ, आयुष सर के सामने किसी का मुंह वैसे भी नहीं खुलेगा, क्योंकि मैं डांटती नहीं हूं, वो अच्छे से डांट देते हैं। मैंने ये समझाने की कोशिश करी कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m1 m2 के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है r स्क्वायर के। ये समझाने की कोशिश करिए। ठीक है जी? प्रशांत, तुम वहीं पर पढ़ लो, तुम्हें यहाँ पर आने की जरूरत ही क्या है फिर, ऐसी बात है तो। प्रशांत को वहां पर पढ़ना है, प्रशांत वहां पर पढ़ सकता है। तुम पहले सीटेट की क्लास में भी ऐसे परेशान करते थे, अब तुम बीपीएससी की क्लास में भी परेशान कर ही रहे हो। मैम m1 m2 सेम हो सकते हैं कि अगर m1 m2 सेम होंगे तो ग्रेविटेशनल सेम लगेगा। मैंने कब बोला कि ग्रेविटेशनल सेम नहीं लगेगा? मैंने बोला ग्रेविटेशनल तब डिफरेंट लगेगा जब हम दोनों का वजन अलग अलग होगा। मैंने सुना है डोमिसाइल लग रहा है बीपीएससी में, सही सुना है मैंने? r स्क्वायर है भाई, r स्क्वायर है, r स्क्वायर है, डोमिसाइल लग रहा है ना? हटा दिया गया है डोमिसाइल, भाई डोमिसाइल नहीं लग रहा है। चले, अब आप लोगों को यहाँ पर एक चीज में हमेशा और हमेशा कंफ्यूजन होने वाला है। बिहार वालों को डोमिसाइल देना है, बाहर वालों को तो मिलेगा ही नहीं डोमिसाइल बिहार का। तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से बात करती हूँ किस चीज के बारे में, कैपिटल जी के बारे में, तो इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट। यह कभी नहीं बदलता। ठीक है, इसकी वजह से आप लोग हमेशा हमेशा ध्यान रखिएगा, क्या होता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अरे भैया तुम, डोमिसाइल का मतलब होता है, हिंदी लिख तो दी संजू कुमार, हिंदी तुम्हें नजर नहीं आ रही क्या? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना।
कुछ दिमाग विमाग चल जाता है क्या तुम में से दो चार का? ये हिंदी नहीं लिख रही तो क्या लिख रही हूं मैं संजू? परेशान मत करो, मैं कमेंट्स कल से ऑन नहीं करूंगी, मैं नहीं पढ़ा रही तुम लोगों को। मैं खुद जाकर बोल दूंगी कि भाई इन्होंने मुझे फिर से परेशान करना स्टार्ट कर दिया है, तो तुम पढ़ लो जिससे पढ़ना है, मैं नहीं पढ़ा। हिंदी में क्या बोलते हैं प्लैनेट्स को? हिंदी में क्या बोलते हैं? मैं कितनी अंग्रेज हो गई हूं ना। सौर परिवार, ग्रह 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 का चारों तरफ घूमना, घूमना, ग्रहों का घूमना, ये सब की सब चीजें किसकी वजह से होती हैं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वजह से होती हैं। अब इंसान दो हाथों से थोड़ी लिखेगा। तुम थ्री इडियट्स पिक्चर देखकर बैठे हो, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं थ्री इडियट के प्रोफेसर की तरफ एक तरफ हिंदी एक तरफ इंग्लिश लिखना स्टार्ट कर दूं। इतनी मेधावी मैं होती तो मेरे माँ बाप बहुत खुश रहते मेरे से। सौर मंडल, ग्रहों का घूमना। चलिए ये बात ध्यान रखना। अब बहुत सारे बच्चे आप में से एक ही चीज पर कंफ्यूज होने वाले हैं। वो क्या होता है, कभी कभी ना आप इसको भी लिखा हुआ देखेंगे, कभी कभी आप इसको भी लिखा हुआ देखेंगे अपने जीवन में, तो वो और ये दोनों अलग है। ये क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण का त्वरण। ग्रेविटेशन किस स्पीड से घूम रहा है? आपकी धरती ग्रेविटेशन किस स्पीड से घुमा रही है, उसको जी बोलते हैं, एक्सक्लरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सक्लरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू बदलती रहती है, ध्यान रखिएगा, इसकी वैल्यू बदलती है। इसकी वैल्यू मैक्सिमम कहां पर होगी जल्दी से बताओ? हम क्योंकि अर्थ से बाहर नहीं है ना, हम अर्थ के अंदर है, इसलिए हमको नहीं दिख रही है। इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ये हमारा वजन डिसाइड करती है पोल पर। वेरी वेरी गुड। अब इसकी थोड़ी सी और तारीफ कर देते हैं, इसकी अधिकतम वैल्यू ध्रुवों पर मैक्सिमम वैल्यू ऑन पोल्स एंड मिनिमम और इक्वेटर। ठीक बा, ये हमारा वजन निर्धारित करता है, किसी चीज को कितनी स्पीड से नीचे खींचना है ये डिसाइड करेगा। आप लोगों ने लिख लिया है जी? अगर लिख लिया है तो दिल भेज दो एक बार, दिल, प्यारा सा दिल भेजो एक बार जल्दी से। एक्सक्लरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू बदलती है, तो क्या गलत लिखा है? समझ आया? तो एक बार मैं बड़े जी और छोटे जी की वैल्यू एक साथ लिख देती हूं। सबसे पहली बात इसके बारे में लिख लीजिए, ये होता है आप लोगों का, यार मेरी क्लास में तो काली शक्तियां आ गई हैं, बोर्ड अपने आप काम कर रहा है। एक्सक्लरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, गुरुत्वाकर्षण त्वरण। यार क्लास में काली शक्तियां, देखो देखो देखो, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये होता है, इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा वजन निर्भर करता है।
वेरी गुड। हाँ, यूनिवर्सल ग्रेविटी कांस्टेंट। इसकी वैल्यू 6.67 10 टू द पावर -11 kg पर मीटर स्क्वायर। अरे बता तो दिया तरुण, तुम्हें भी समझ नहीं आ रहा है? बोल तो दिया, हर बार अलग रहता है, हमारे वजन के ऊपर निर्भर करेगा। तुम लोग थोड़ा सा दिमाग साइलेंट करके बैठते हो क्या? लिखी हुई एक चीज बोर्ड पर 50 बार समझा दिया है, समझ नहीं आता क्या? तुम लड़कों, तुम जानबूझकर परेशान करते हो ना मुझे। अभी कोई मेल टीचर होता तुम्हारी आवाज नहीं निकलती। हयात, क्योंकि वहां पर ग्रेविटेशन, हमारा वजन ज्यादा हो जाता है। मैं मैम हूं इसलिए तुम मुझे परेशान कर रहे हो। अभी कोई मेल होता ना तो तुम लोगों की आवाज नहीं निकलती बिल्कुल भी। अभी आ जाए आयुष सर या कोई और तो तुम बिल्कुल नहीं बोलोगे। आज मैडम आई हुई है तो तुम मैडम को परेशान कर रहे हो, देख लो तुम्हारी हरकतें। अभी सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अंतर वेट में और मास में। संपूर्ण पदार्थ, मेरे शरीर में जितनी भी अंदर की चीजें होती है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, वो क्या कहलाती हैं? मास कहलाती है। मैं चांद पर चली जाऊं, मैं तारों पे चली जाऊं, कोई मुझे चांद तारों पे ले जाए, मेरा वजन चेंज हो सकता है लेकिन मेरा मास कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। संपूर्ण पदार्थ होता है टोटल कंटेंट ऑफ द बॉडी, टोटल मैटर। ऐसा नहीं है कि मैं चांद पर जाऊं और मैं अपना दिल वहां पर छोड़ाऊं, फेफड़े वहां पर छोड़ाऊं, कभी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। इट नेवर चेंजेस। चांद मेरा दिल, चांदनी हो तुम, अभी ना जाओ छोड़कर। वेट होता है आप लोगों का मास इनटू ग्रेविटी, यानी W = mg। ठीक है, यह बदलता रहता है। हाँ जी, हाँ जी प्रशांत। चलिए जल्दी से। अभी लास्ट वाली स्लाइड बाद में दिखाऊंगी, पहले इसको तो लिख लो। चलो पहले लास्ट वाली देख लो यार तुम। चलो जल्दी से लिखो इस वाली को। अभी अभी तो आए हो, अभी अभी। चलो लिख लिया ना ये लास्ट वाली स्लाइड? चलो अब इसको लिखो बैठकर आराम से। साहिल जी, साहिल जी, लो पहली वाली स्लाइड देख लो। डन डन डन। अब यहाँ पर अगर कोई आपसे बोले आप चांद तारों पर ले जाओ तो आप ले जाना, वजन कम हो जाता है। जल्दी से जरा देखते हैं। अब मून की बात कर लेते हैं। वेट ऑन मून,
is equals to 1/6 weight of earth. तो ये चीज आप ध्यान रखना, चांद पर आपका वजन कितना होगा, 1/6 इंटू धरती पर वजन। एक चीज तो ये याद रखना। दूसरा आपसे पूछ लिया जाता है कि जो छोटा वाला जी होता है, ये आपका एक फॉर्मूला होता है। हो सकता है आपसे बोल दे कि आपके पास छोटा जी है, आपके पास बड़ा जी है, आपके पास एम है, आर बता दो, तो वहां पर ऐसे सर पकड़ कर बैठ नहीं जाना है, ये वाला फॉर्मूला लगा देना है चुपचाप। ठीक है, आर का मतलब होता है दूरी, डिस्टेंस, और छोटा जी बड़ा जी आप अच्छे से जानते हो क्या होता है। हाँ, अरे तो मून और चांद कुछ अलग अलग है क्या? MOON लिखा हुआ है। अरे यार वो एन है, एन। तुम यार बिल्कुल मेरी रेल बना देते हो भाई साहब, है तो तुमसे बहुत परेशान हो। जल्दी से पहले मैं इसको सेव कर लेती हूँ। आज मैं अभी सबसे पहले जाकर आपको फाइल बांटती हूँ, उसके बाद करूंगी सारे काम। मैं बार बार क्यों लिखूं जब मैं 50 बार यहाँ पर लिख चुकी हूँ ऑलरेडी। ये देखो लिखा नहीं है मैंने 50 बार, ये और ये। ठीक है गाइस, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लास फॉर टुडे। कैसी लगी क्लास? चलो अपने आप ही बता दो यार, मैं कहाँ तक तुमसे रोज रोज तारीफ करवाऊंगी अपनी, जबरदस्ती वो भी। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। जी कैसी लगी? मैं कुछ नहीं कर सकती, नहीं समझ आया तो मैंने 50 बार समझाया है। आप भी दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ बहुत प्यार से। वो प्यार भरी बात ये है मेरे प्यारे साथियों कि मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगी, मना नहीं कर रही हूँ। पहले एक बार रिटन वर्क पूरा कर लो, क्योंकि मैंने 1 महीने का पूरा सिलेबस दे रखा है यार। वहां पे जाकर चेंज करवाते हैं, फिर हजारों बच्चों के पास ही बैच है, सबका टाइम टेबल चेंज होगा, फिर मेरे पास ईमेल्स आएंगे, बच्चे फोन करके मुझे बातें सुनाएंगे। आप चाहते हो ऐसा मेरे साथ हो? नहीं ना, तो अभी नहीं हो सकता ये काम। सो गाइस थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, लव यू ऑल। आप लोगों में से कितने बच्चों ने अभी एनसीईआरटी वाला नहीं देखा है? कल मैंने एनसीईआरटी पढ़ाई थी तुम लोगों को इतना चिल्ला चिल्ला कर। एनसीईआरटी पढ़ने नहीं आ रहे हो ना तुम लोग? एनसीईआरटी का लिंक भेज रही हूँ मैं, शांति से देख लो बैठकर अब उसको, एनसीईआरटी वाली क्लास को। आते नहीं हो तुम लोग पढ़ने बिल्कुल भी। आए नहीं आए एनसीईआरटी पढ़ने? तुम बताओ जल्दी से, क्या दिक्कत हो गई थी? है जी, काय नहीं पढ़ा तुमने एनसीईआरटी? अभी भेज रही हूँ मैं आपको, ये रहा आपकी क्लास का लिंक एनसीईआरटी का। ये आपका एनसीईआरटी का लिंक है, इसको देख लीजिए। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं भाई, सभी को एक बार रेटिंग जरूर करनी है, अच्छी अच्छी रेटिंग करा करो यार। ठीक ठीक ठीक, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जिसने रेटिंग नहीं करी है, सभी के सभी एक बार रेटिंग जरूर कर दीजिएगा। रेटिंग नहीं करोगे तो दिक्कत होगी। ओके, कोई है उधर? ठीक है ठीक है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। क्लास से जाने से पहले क्लास रेट कर देना। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।